वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम देख रहे हैं समरी ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 8, जिसको हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बायो के सेक्शन को इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेक्शन को, जिसमें पहला चैप्टर और इस टेक्स्ट बुक के हिसाब से 5th चैप्टर है इनसाइड द एटम। तो सबसे पहले व्हाट इज़ atom? So atom is the smallest unit of matter. Matter is nothing but which has its own mass and which occupies a space. Matter मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स से और मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं एटम से। तो एटम से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने लेवल पर कुछ थेरीज दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया कि मैटर एटम से मिलकर बनता है और एटम्स इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। इसके लिए सेकेंड साइंटिस्ट जो आए, जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, अपना एक मॉडल बताया, वो है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। और ये सबसे पहला मॉडल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इनके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और जितने पॉजिटिव चार्ज एटम में है उतने ही नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से एटम न्यूट्रल होता है। इसके बाद हमें मिलता है रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने गोल्ड प्लेट का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया और ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन कहाँ है। पॉजिटिव चार्ज इज़ एट सेंटर और जितना भी न्यूक्लियस का मास है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का नंबर जो है वो सेम है। और न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, उनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस होती है। लेकिन लॉ ऑफ फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये मॉडल अनस्टेबल साबित हो गया। तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं तो कैसे एटम स्टेबल हो सकता है, ये प्रूफ किया नील बोर ने 1913 में कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इज इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अगर वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा। इसके बाद हमें इस चैप्टर में मिलता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ये सारी थ्योरीज के बाद फाइनल एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम। तो एटम का एक मेन पार्ट हो गया न्यूक्लियस, जिसमें है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिन्हें हम एक साथ कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, विच इज़ डिनोटेड बाय Z। और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 डेल्टन, और 1 डेल्टन होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलो पर ग्राम। फिर सेकेंड पार्टिकल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मास भी 1 डेल्टन के इक्वल है, और ये हर एलिमेंट के हर एटम में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। देन इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, और इसका जो मास है वो 1800 टाइम्स लेस
है हाइड्रोजन से, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि एटम का जो मास है वो टोटल या बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस पे। और एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय ए, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना हो तो एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लग सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें इस चैप्टर में मिलता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो बोर के हिसाब से जो हमें शेल्स के नंबर मिलते हैं या जो शेल्स मिलते हैं वो है 4। हर एटम के जो शेल्स है K, L, M और N। और इन शेल्स की कैपेसिटी क्या है तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो है 2n², 2n⁻², जहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अब अगर हमें कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है या फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है तो हमको n की जगह पर 1 रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 × 1² इज इक्वल टू 2 × 1 इज इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट या K ऑर्बिट की जो कैपेसिटी होगी वो है 2 इलेक्ट्रॉन की। यानी इसमें या तो 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। उसके बाद अगर ऐसे ही हमको L शेल की कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो सेम फार्मूला n की जगह पर 2 रख के जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 × 2², 2 × 4 इज इक्वल टू 8, यानी L शेल की कैपेसिटी होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। आप ऐसे ही आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमको इस चैप्टर में मिलता है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंसी होती है वो रिलेटेड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। और वैलेंसी को हम कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। तो जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हुआ 1 और इसकी वैलेंसी भी हुई 1। ऐसे ही हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, इसकी वैलेंसी 2। लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो है वो 3 है। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन तो वो सेकेंड शेल में जाएगा। तो इसके लास्ट शेल में हो गया 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी होगी 1। देन isotopes, some elements have atoms with same atomic number but different mass number। जैसे हमको यहाँ पर एग्जाम्पल मिलती है कार्बन की C12, C13, C14। इनके मास नंबर डिफरेंट हो गए लेकिन इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। यानी जो प्रोटॉन का नंबर है वो हर कार्बन में 6 है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है। सो व्हाट इज आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर। और यहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट या की पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं वो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में है, जहाँ पे आपको कुछ आइसोटोप्स की एग्जांपल दी हुई कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैटल डिसीज लाइक कैंसर। Iodine 131 is used in the treatment of goiter, disease of thyroid gland. The radioactive isotope are used for detection of cracks in the underground pipes. Radioactive isotopes are used for food preservation from microbes. The radioactive isotope C14 is used for determining the age of archaeological objects। यहाँ पे ये चैप्टर सम अप हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर, जिसमें हम मैटर की डेफिनेशन देख चुके हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस और विच हैज़ इट्स ओन मास, हर वो चीज़ जिसका खुद का अपना वज़न है या हर वो चीज़ जो जगह घेरती है आप उसको मैटर कह सकते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम इनका
कंपैरिजन करना चाहे तो अगर इनकी फ्लूइडिटी देखें तो सॉलिड बिल्कुल रिजिड है और लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं। सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइनाइट होता है, जबकि गैसेस का इनडिफाइनाइट है। शेप अगर देखें तो सॉलिड का डिफाइनाइट है लेकिन लिक्विड और गैसेस का इनडिफाइनाइट है। कंप्रेस करना चाहे तो सॉलिड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को थोड़े कम लेवल पर कंप्रेस किया जा सकता है और गैसेस को बहुत हाई लेवल पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में, मॉडरेट लेवल पर है लिक्विड में और बहुत वीक है गैसेस में। और अगर इनका डिस्टेंस देखा जाए पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत कम मिलेगा सॉलिड में, मॉडरेट मिलेगा लिक्विड में और बहुत ज़्यादा मिलेगा गैसेस में। ये बेसिक पॉइंट्स हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो एलिमेंट, constituent substance of element is only one and it is that element itself. एक ही जैसे एटम्स मिलेंगे एलिमेंट के अंदर। और कंपाउंड और मिक्सचर अगर देखें तो बोथ आर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, लेकिन कंपाउंड में जो क्वांटिटी है एलिमेंट्स की वो फिक्स होती है, जबकि मिक्सचर में क्वांटिटी फिक्स नहीं होती। तो बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कंपाउंड की कि वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होगा तभी वाटर बनेगा। यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, हम अपनी मर्ज़ी से कि आज प्यास ज़्यादा लगी चलो हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन की घटा देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। वहीं अगर मिक्सचर की बात की जाए तो ये भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी फिक्स नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल भेल, आप क्वांटिटी फिक्स करके नहीं डालते कि इतना मुरमुरा चाहिए, इतनी फल्ली चाहिए, इतना खट्टा चाहिए, जो ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा लेवल पर चला जाएगा। नेक्स्ट हमको मिलता है, अब ये जो टाइप्स ऑफ मैटर थे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इनके कुछ और टाइप्स, जिसमें सबसे पहले है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज। अगर एक ही जैसा हर तरफ दिखाई दे रहा है तो वो फेज है। व्हेन ऑल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैविंग वन फेज इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर, सिंगल फेज है। और अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। देन गिवन है यहाँ पे सोल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूशन के कंपोनेंट। अ होमोजेनस मिक्सचर यानी जो सिंगल फेज का बना हुआ है, अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस है तो हम इसको कहेंगे सोल्यूशन। जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है, लार्जेस्ट प्रपोर्शन में है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जो लेस प्रपोर्शन में है उसको कहेंगे सोल्यूट। देन सस्पेंशन, सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर का है, सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर का है ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। और इसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती, लेकिन आप इसको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। कोलॉइड, ये भी मैटर का एक टाइप है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है, लेकिन इसमें से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। देन हमको यहाँ पर मिलता है अगेन कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जैसे कि हमने देखा कि एलिमेंट का जो प्रपोर्शन है वो कंपाउंड के अंदर फिक्स है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो भी है कंपाउंड के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। यहाँ पे फिर से जो काम की चीज़ मिलती है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप कि हम जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को लिख लें। फिर सेकेंड स्टेप कि उसके नीचे उनका जो भी वैलेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमने लिख लिया पहले इनके सिंबल्स कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन इसके नीचे इनकी वैलेंसी। जैसे कार्बन की वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन की है 2। फिर हमको थर्ड स्टेप में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
यानी ऑक्सीजन का जो 2 है वो कार्बन के पास और कार्बन का जो 4 है वो ऑक्सीजन के पास। फोर्थ स्टेप में टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑब्टेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज C2O4। लास्ट और फाइनल स्टेप में जो भी फाइनल नंबर है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो हमको ये जो नंबर मिला हमको उनको डिवाइड करना है। टू गेट दिस डिवाइड द फॉर्मूला ऑब्टेन स्टेप 4 बाय सूटेबल नंबर। तो 2 और 4 दोनों भी 2 से इजीली डिवाइड होते हैं। तो जब हम फार्मूले को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको फाइनल मिलता है CO2। ये ऐसे ही आप कोई भी सिंपल कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इन स्टेप्स के हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे एक टेबल गिवन है जहाँ पर मैंने एलिमेंट्स और वैलेंसी मेंशन किया जो टेक्स्ट बुक का ही टेबल है। आप इन स्टेप्स के हेल्प से इन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर जो है 7th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जहाँ पे हमको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती है एलिमेंट्स की। बहुत छोटा और सिंपल चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे कंपैरेटिव लिया है। तो व्हाट इज़ चलिए सबसे पहले देखते हैं मेटल। तो मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होती है एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। वहीं नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म्स तीनों स्टेट्स में मिलती है। मेटल्स के पास लस्टर है, वो सोनोरियस है यानी उनमें गूंजने वाली आवाज़ है, बजाओ तो ज़ोरदार आवाज़ आएगी। हार्ड है, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल, आप उनको तार में के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, शीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनकी डेंसिटी भी नॉर्मली हाई होती है। वहीं नॉन मेटल्स के पास ना ही लस्टर है। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं जैसे डायमंड एंड आयोडीन, ये ब्रिटल है, इनके पास डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है और इनकी डेंसिटी भी लो है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नॉर्मली जनरली लेस देन 3 होती है और नॉन मेटल की 4 to 7 के बीच में होती है। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और कैटाइन बनाते हैं, वहीं नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बनाते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स भी ऑक्साइड ही बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएंगे, जबकि नॉन मेटल्स का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर हमें यहाँ पे कंसेप्ट मिलता है नोबल मेटल्स का, जिसमें इंक्लूडेड है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, पैलेडियम, रोडियम। दे अकर इन नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट। प्योरिटी ऑफ गोल्ड है कि 24 कैरेट गोल्ड को हम प्योर मानते हैं, लेकिन जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड के होते हैं। देन करोजन क्या है? जब गैसेस इन एयर रिएक्ट विद मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म मेटल कंपाउंड, द मेटल गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड करोजन। एयर में जो भी गैसेस है उनके साथ जब मेटल्स रिएक्ट करती है तो वो डिग्रेडेड होती है और इस डिग्रेडेशन के प्रोसेस को करोजन बोला जाता है। इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट एलॉय। एलॉय क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है ब्रॉन्ज जो कॉपर और टिन की बनी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, अगेन सिंपल, जहाँ थ्योरी पार्ट ही है पूरा और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं एसिड। एसिड वॉट एवर मटेरियल इज सोर इन टेस्ट इज़ कंसिडर्ड एज एसिड, लेकिन ये प्रीवियस कंसेप्ट था। बाद में ऐसे कई एसिड्स मिले जो सोर नहीं थे, खट्टे नहीं थे, लेकिन हमने उनको एसिड माना। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर करोसिव इन नेचर। एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और कार्बोनिक एसिड। स्टार पॉइंट, की पॉइंट बोल सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एसिड हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसको नेचुरल एसिड या कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। एसिड के अंदर H+ आयन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगेन इसके
क्वांटिटी के बेसिस पर अगर H प्लस आयन ज़्यादा है तो उस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और अगर H प्लस आयन कम है तो उसको वीक एसिड बोलेंगे। देन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर इंडिकेटर है जो हेल्प करता है कोई भी सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। देन बेस एसिड के उल्टा रहेगा, एसिड के पास H प्लस आयन है, बेस के पास OH माइनस आयन है। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर स्लिपरी, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जहाँ एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, वहीं पे बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। देन यहाँ एक सिंपल रिएक्शन मिलता है न्यूट्रलाइजेशन का। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर और टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 जो है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, जहाँ पे हमको सबसे पहले डेफिनेशन मिलती है कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन जो है वो ओरिजिनल मैटर का चेंज होके जो न्यू सब्सटेंस है उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस एवरीडे लाइफ में कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। यहाँ पर हमको दो फिर से कंसेप्ट मिलते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल चेंज को अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो है वर्ड इक्वेशन, और अगर हम फार्मूला का यूज़ करके लिखेंगे तब हम उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले जो केमिकल चेंजेस इन एवरीडे लाइफ है उसको फिर से यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है नेचुरल। तो जो नेचुरल केमिकल चेंज है उसमें दो एग्जांपल्स गिवन है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, जो बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्सिबल हम कह सकते हैं रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। वही फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। मैन मेड में यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कंबस्शन ऑफ फ्यूल का जलना। जब हम क्लीनिंग करते हैं शाहबाद टाइल्स की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो शाहबाद टाइल्स का कंपोजिशन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर एक साथ बाहर निकल गए। देन हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना, तो जो हार्ड वाटर है वो कैल्शियम क्लोराइड और उसमें अगर हम सोडियम कार्बोनेट ये जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। देन यहाँ पे इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है केमिकल बॉन्ड। तो एटम्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड, यानी ऐसे एटम्स जिनके लास्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो बॉन्ड्स है वो दो टाइप के गिवन है यहाँ पर, जिसमें पहला वाला है आयोनिक बॉन्ड। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द कंपाउंड फॉर्म बाय मीन्स ऑफ वन और मोर आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड, जिसकी हमको बेस्ट एग्जाम्पल मिलती है सोडियम क्लोराइड की, Na+Cl-। सोडियम कैटायन है, क्लोरीन एनायन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसके लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। वही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वहीं पर सोडियम को अपना ऑक्टेट या लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है, देने वाला, उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज और उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके ऊपर है माइनस चार्ज और हम उसको कहेंगे एनायन। तो ये शेयरिंग से बनने वाला जो कंपाउंड है वो है NaCl, Na+Cl-, Na+ इसलिए क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्लोरीन माइनस इसलिए क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट जो बॉन्ड का टाइप है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ टू एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कंबाइन। हियर एटम्स कैन नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, इंस्टेड दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन। साझेदारी होगी आपस में। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के एलिमेंट की, जहाँ पे दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कंप्लीट एलिमेंट बना रहे हैं। लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री सेक्शन से इस टेक्स्ट बुक का वो है मैन मेड मटेरियल, जिसमें सबसे पहले जो गिवन मटेरियल है वो है प्लास्टिक। So, a man-made material showing the property of plasticity and made up of organic polymers is plastic. Depending upon the effect of heat, plastic can be classified into two types: thermoplastic and thermosetting plastic. थर्मोप्लास्टिक को हीट देकर हम जो चाहे उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टेबल गिवन है, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स में है पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन और इनकी यूजेस। देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथेन और पॉलिएस्टर, ठीक है। लेकिन वहीं पे प्लास्टिक के जो इतने सारे यूज़ है तो इसके नेचर के ऊपर भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स है जो कि हार्मफुल है। यहाँ पे कुछ मटेरियल्स और उनका डिग्रेडेशन पीरियड दिया हुआ है और उनका टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे वेजिटेबल जो है वो डिग्रेडेड हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं सॉइल की, अगर सॉइल में डाले जाए तो। जैसे 1 to 2 वीक में डिग्रेडेड हो जाएंगे। कॉटन क्लॉथ को 1 ईयर लगेगा, वुड को 10 to 15 ईयर्स लगेगा, और ये सारे के सारे डिग्रेडेबल है। लेकिन प्लास्टिक को डिग्रेडेड होने के लिए, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको नॉन डिग्रेडेबल बोल सकते हैं, और इसीलिए इसका जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमको यहाँ पर मैन मेड मटेरियल गिवन है वो है थर्मोकोल। तो थर्मोकोल का जो कंपोजिशन है वो है पॉलीस्टायरीन। ये लिक्विड स्टेट में आ सकता है अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट किया जाए, बाद में ठंडा होने के बाद ये सॉलिड हो जाएगा। इसके भी इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, डिग्रेडेशन में प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा रीजंस। और लास्ट जो मैन मेड मटेरियल है वो है ग्लास। ग्लास इज़ नॉन क्रिस्टलाइन हार्ड बट ब्रिटल सॉलिड मटेरियल है जो सिलिका और सिलिकेट से बना हुआ है, और सिलिका और अदर कंपोजिशन के बेसिस पर ग्लास के डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पैसेज है वो है प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, के ग्लास बनती कैसे है। तो ये जो मिक्सचर है वो है सैंड, सोडा लाइम और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसको हम हीट करते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड 1700 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, ठीक है। और इसमें ग्लासेस का जो पूरा प्रोसेस है वो मिलता है। तो यहाँ पर इसका कंपोजिशन इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हमको मिलते हैं टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड यूजेस, जिसमें सबसे पहले है सिलिका ग्लास। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिलिका से बना हुआ है, और इसका हम यूज़ जो करते हैं वो लेबॉरेटरी ग्लासवेयर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देन बोरोसिलिकेट ग्लास, ये प्रोड्यूस करते हैं सैंड, सोडा, बोरिक एसिड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर को मेल्ट करके, और इसका मेडिसिन्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए जो इसका यूज़ है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मेडिसिन्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लेड ग्लास और लेड की बनी हुई है, और इसका जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट बल्ब्स, ट्यूब्स एक्सेट्रा। ऑप्टिकल ग्लासेस, लेंसेज बनाने के लिए, स्पेक्टेकल्स बनाने के लिए। कलर्ड ग्लासेस, कलर जो हमारा डिज़ायर्ड कलर है वो बनाने के लिए, उस कलर की ग्लास बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब ये जो सोडा लाइम ग्लास है वो कलरलेस है, लेकिन अगर हम मेटल ऑक्साइड का यूज़ करें तब हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। जैसे ग्रीन के लिए फेरस ऑक्साइड का यूज़, रेड के लिए
कॉपर ऑक्साइड का यूज़ एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हुआ इस टेक्स्ट बुक का। फिज़िक्स सेक्शन बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।